साथियों, जरा एक पल के लिए सोचिए, आपका जो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है जिसमें आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई रखते हैं, क्या वह पूरी तरह से सेफ है? आपको लगता है मेरा सेविंग अकाउंट है, जितना मर्जी चाहे हम उसमें पैसा रख सकते हैं, जितना मर्जी चाहे हम उस खाते से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे हम उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रियलिटी थोड़ा इससे अलग है। ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के न्यू रूल आ चुके हैं, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि 60-65 साल पुराना जो अभी तक इनकम टैक्स बिल था उसे समाप्त कर दिया गया है। न्यू एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है, इनकम टैक्स बिल आ चुका है। 1 अप्रैल 2026 यानी कल से प्रभावी हो जाएगा, कल से लागू हो जाएगा। उसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो आप सभी के लिए बेहद आवश्यक है। आपकी जो फाइनेंशियल सेफ्टी है उसके लिए बेहद आवश्यक है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप 1 महीने में अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना लेन देन कर सकते हैं, ताकि आप पूरी तरह से सेफ रहें, आपको किसी तरह की फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए आपका हर एक ट्रांजैक्शन किसी न किसी की नजर में है। आप जब भी कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एसएफटी रिपोर्टिंग आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। जब आपकी एसएफटी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका बैंक करता है, उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हर एक ट्रांजैक्शन पर नजर रखने लगता है। और ऐसे में अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी न्यू लिमिट आई है, अगर आप उन्हें क्रॉस कर जाते हैं, जाने या अनजाने में आप गलती कर जाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देता है। आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी दें कि आप 1 महीने में अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से, कैश के माध्यम से, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से। सब कुछ इस वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए। हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं आज के समय में हर व्यक्ति के पास में एक सेविंग अकाउंट है। किसी के पास एक है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी ने 10-10 सेविंग अकाउंट खोल रखे हैं। सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, जिसे जब जहां पर जिस तरह की सेविंग अकाउंट की आवश्यकता होती है, व्यक्ति अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा लेता है। भारत में आप कितने भी सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आरबीआई की तरफ से निश्चित नहीं की गई है कि आप कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। आपका जितने सेविंग अकाउंट से काम चले आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। अब दोस्तों है क्या यहाँ पर कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई भी अपर लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय नहीं की गई है। जी हाँ, आप अपने सेविंग अकाउंट में करोड़ों रुपए भी रख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या आरबीआई को या भारत सरकार को किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं। आपका सेविंग अकाउंट है, आपका पैसा है, मेहनत से आपने कमाया है और ईमानदारी से आपने कमाया है, आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। दिक्कत इस बात से होती है जब आपके सेविंग अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, फिर चाहे वो कैश विड्रॉल को लेकर के हो, एफडी करने को हो, अन्य कई ट्रांजैक्शन होते हैं, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दिक्कत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे है। जब आप वो ट्रांजैक्शन करने लगते हैं तो फिर उसके लिए एक लिमिट तय की गई है, एक लक्ष्मण रेखा बनाई गई है। जैसे ही आप उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं तो फिर आप रडार पर आ जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल पैनी नजर आपके ऊपर बनाए रखता है, और जैसे ही आप उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं तो हो सकता है आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ जाए। और फिर अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल जाता है, आप सभी को पता है दोस्तों कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं इतने सीधे, इतने सरल, इतने वो होते नहीं कि आप उन्हें कुछ भी वर्बली समझा देंगे वो मान जाएंगे। उन्हें हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है। तो आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को इनकम टैक्स का नोटिस आता नहीं है। नोटिस आ जाता तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके ऊपर पेनाल्टी ही इंपोज हो जाएगी। अगर आप उन्हें सेटिस्फाई कर ले जाते हैं, आप उन्हें हर चीज का प्रूफ दे ले जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई लैंड अपनी सेल करी है, तो उसका पैसा है आपके पास में, वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो उस दशा में आपको नोटिस मिला है, तो आप उनको अपनी लैंड डीड दिखाएंगे कि ये मैंने रजिस्ट्री की है, मैंने फला व्यक्ति को जमीन पर सेल की है, तो वहां से मुझे पैसा मिला है, या फिर कोई गिफ्ट डीड है, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट है
वो, या फिर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, तो उसके जो भी पेपर हैं उनको आपको संभाल के रखना चाहिए आने वाले 3 4 5 सालों के लिए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको तुरंत नोटिस नहीं देता है, ये नोटिस आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी दे सकता है। तो उनके जो डॉक्यूमेंट है उन्हें आपको केयरफुली संभाल के रखना है, ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, आपका जो फाइनेंशियल सेफ्टी है वो सुरक्षित रहे, और आपका जो गाढ़ी कमाई है, आपने जो मेहनत से कमाया है, उसमें किसी तरह की कोई भी पेनाल्टी इंपोज ना हो। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के पास में सेविंग अकाउंट है, और हर व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट से सभी तरह के ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। फिर चाहे उसे यूपीआई करनी हो, चाहे उसे अपनी सैलरी लेनी हो, चाहे उसे घर के खर्च चलाने हो, चाहे उसको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो, ट्रेडिंग करनी हो, सब कुछ होता आपके सेविंग अकाउंट से है। यानी सेविंग अकाउंट से ही आप सब कुछ मैनेज करते हैं। तो ऐसे में आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसके लिए लिमिट तय की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब जैसे बात आती है 10 लाख रुपए की, एक 10 लाख रुपए की लिमिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय की गई है। तो होता क्या है यहाँ पर कि 10 लाख रुपए अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक रहने वाला है, जो कि कल 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 31 मार्च 2027 को समाप्त होगा, इस बीच के ये 12 महीने एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष कहलाते हैं। इस एक वित्त वर्ष में अगर आप अपने सेविंग अकाउंट, एक या एक से अधिक जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है, अगर आप उनसे 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल किया एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया एक फाइनेंशियल ईयर में, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब मांग सकता है, आपसे पूछ सकता है ये पैसा आप कहां से लाए। अगर आपका पैसा जेन्युइन है और आपके पास उसके प्रूफ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसके प्रूफ नहीं दे पाएंगे, आप उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे उस चीज के, तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लगेंगी, जो कि 60% से लेकर के 200% तक हो सकती है, जो कि बहुत ही हैवी पेनाल्टी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो मैं आपको कहीं डरा नहीं रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब है कि आपके जो भी ट्रांजेक्शन है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन करिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए, नेफ्ट करिए, आरटीजीएस करिए, यूपीआई करिए, आईएमपीएस करिए, चेक दीजिए, लेकिन कैश का जो लेन देन है वो आप कम से कम करिए। जितना आप कैश का लेन देन कम से कम करेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचे रहेंगे। क्योंकि जो भी 2 नंबर के काम होते हैं, जो भी टैक्स चोरियां होती हैं, वो सब कैश में ही होती हैं। जो पैसा ऑनलाइन मोड के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा, आ रहा है या जा रहा है, उसमें आप कैश टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, वो दिख रहा है। आज से 20 साल पहले का भी रिकॉर्ड आपके सेविंग अकाउंट का मांगा जाएगा, तो वहां पर स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि आपने ये पैसा किसे दिया था और ये पैसा आपको कहां से मिला था। लेकिन जो पैसा आपको कैश में मिला है या फिर जो पैसा आपने कैश में दिया है, उसका कोई भी रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब मांगेगा तो आप जवाब उसका नहीं दे पाओगे, रिप्लाई नहीं कर पाओगे। भले ही वो पैसा आपका जेन्युइन हो, लेकिन आपके पास उसके डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको प्रूफ नहीं दे पाओगे, और जब प्रूफ नहीं दे पाओगे तो आपका कैश वो अनएक्सप्लेन में चला जाएगा। जब अनएक्सप्लेन में जाएगा तो उसकी पेनाल्टी 100% तक हो सकती है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए आपके लिए एक लिमिट बनाई गई है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एफडी करने की, कि आप कैश जमा करके, हाँ सेविंग अकाउंट में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि 10 लाख रुपए अगर हम इकट्ठा जमा करेंगे तो ही हमें नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। अब लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें तो क्या हम नोटिस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए जो लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय की है वो है 10 लाख रुपए की। अब आप चाहे उसमें थोड़ा थोड़ा करके लिमिट क्रॉस करें या इकट्ठे लिमिट क्रॉस कर दें, दोनों ही स्थितियों में आपको नोटिस का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए जो लिमिट बनाई गई है वो एग्रीगेट है, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है उन सभी में। मान के चलिए उदाहरण के लिए अगर आप 1 लाख रुपए भी प्रति महीना अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 12 महीने का वर्ष होता है पूरा फाइनेंशियल ईयर। उन 12 महीनों में आपके सेविंग अकाउंट में 12 लाख कैश हो जाएंगे। उस दशा में आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट मत करें एक फाइनेंशियल ईयर में, और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश विड्रॉल मत करें एक फाइनेंशियल ईयर में। इससे आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। उसी तरह से फिक्स डिपॉजिट के लिए है कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी जो एक वित्त वर्ष होता है, इसमें आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की कैश जमा करके एफडी मत करिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कैश जमा करके एफडी करने की। आपका पैसा सेविंग में पड़ा है, करेंट अकाउंट में पड़ा है, उससे आप एफडी बनवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कैश लेकर के बैंक जाते हैं, उससे एफडी बनवाते हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी मत बनवाइए। उसमें भी आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है कि आपको ये पैसा कहां से मिला।
तो अगर आपका पैसा जेन्युइन है तब आप एफडी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके प्रूफ आपके पास में सुरक्षित है। अगर आपके पास उसके प्रूफ नहीं है तो कोशिश करिए कि 9 लाख, 9.5 लाख रुपए तक की ही एफडी करिए एक फाइनेंशियल ईयर में। जो 10 लाख रुपए वाली लक्ष्मण रेखा है उससे आप टच भी मत करिए, क्रॉस करना तो अलग बात है, उसे टच मत करिए। 9.5 लाख रुपए तक की एफडी एक फाइनेंशियल ईयर में कैश जमा करके बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर कैश जमा करके एफडी बनवाइए, जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाए। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप ज्यादा अमाउंट की, अब यहाँ भी लोग पूछते हैं कि सर हम इकट्ठे 10 लाख की एफडी ना बनवाएं, हम 2-2 लाख की 6 बार में बनवा दें तो क्या बच सकते हैं? तो ऐसा नहीं। फिर इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा एग्रीगेट अमाउंट होता है। इसमें ये देखा जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करता है कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख रुपए की जो लिमिट है उसे क्रॉस तो नहीं की है, और ये सभी बैंकों पर लागू होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक बैंक में 6 लाख की बनवा लेंगे, दूसरे बैंक में 6 लाख की बनवा लेंगे और तीसरे बैंक में आप 2 लाख की बनवा लेंगे तो इससे आप पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि आप 10 लाख की लिमिट नहीं क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आपका जो पैन है वो आपके आधार से जुड़ा है और सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। आप पकड़ जाएंगे, देर नहीं लगेगी, ये दिख जाएगा कि आपने 2 बैंकों में 6-6 लाख की एफडी कराई है और एक बैंक में आपने 2 लाख की कैश जमा करके एफडी कराई है। तो आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 14 लाख रुपए की एफडी कराई है। इससे आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह से जो यूपीआई है, इसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आज के समय में यूपीआई का बहुत ज्यादा चलन हो चुका है, लोग बहुत ज्यादा यूपीआई कर रहे हैं। अब आप अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब करिए, आपका जितना भी टर्नओवर हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन ध्यान इस बात का रखिए कि आप बिजनेस का पैसा मत लीजिए, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है आपके पर्सनल यूज के लिए है। अगर आप उसमें अपने बिजनेस का पैसा ले रहे हैं, अपने यार दोस्तों का पैसा ले रहे हैं, रिश्तेदारों का पैसा ले रहे हैं, यूपीआई के माध्यम से उन्हें कैश दे रहे हैं, तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है। जी हाँ, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया, फिर वो नहीं मानेगा कि आपके दोस्त ने दिया है, आपको रिश्तेदार ने दिया है, आपके बिजनेस का पैसा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, वो आपकी इनकम मान लेगा। पूरे साल में जितना भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आया है वो आपकी इनकम मान लेगा और उस पर फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, आपके ऊपर टैक्स बन जाएगा। साथ ही साथ जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपको नोटिस देगा। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है किसी भी खाते का टर्नओवर अगर सर्विस के मामले में 20 लाख को क्रॉस करता है तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, और सेल के मामले में 40 लाख रुपए को क्रॉस करता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो उसमें आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस तरह से अगर आप अपने ट्रांजैक्शन को मैनेज करेंगे तो आपको दिक्कत फ्यूचर में नहीं होगी। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आप फिर ज्यादा अमाउंट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट भी कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में, और ज्यादा अमाउंट की एफडी भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप आईटीआर भरेंगे तो उसमें आप प्रॉपर दिखाएंगे कि मैंने इतना कैश निकाला, मैंने यहाँ खर्च किया, मेरा ये बिजनेस है, मेरी इतनी सेल है, मेरी इतनी परचेज है, मेरा इतना इनकम है, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ आप अपने आईटीआर में दर्शाएंगे। तो फिर आप ज्यादा अमाउंट की एफडी भी कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और ज्यादा अमाउंट विड्रॉल भी कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तब आपको दिक्कत नहीं होगी, चूंकि आप खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं कि मेरी इतनी इनकम होती है, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इतने की एफडी करता हूँ, इतना मैं शेयर मार्केट में लगाता हूँ, ये मेरी सेविंग्स है। तो सब कुछ आप उसमें प्रॉपर दिखाएंगे। बस ये है कि मिसमैच ना हो, आपका आईटीआर और आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर वो मिसमैच नहीं होगा तो भी भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन में कि एक जो मंथ है तो मंथली सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट की मंथली ट्रांजैक्शन की कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। तो मंथली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी लिमिट सेट नहीं करता है। आपकी जो 1 वर्ष की लिमिट है बस उन्हें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट की जो 10 लाख रुपए की लिमिट है एफडी करने की, कैश विड्रॉल करने की, कैश डिपॉजिट करने की, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उस दशा में आपको इस लिमिट को ध्यान में रखना है। बाकी मंथली कोई भी सेविंग अकाउंट की लिमिट नहीं होती है, आप जितना मर्जी चाहे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस जो अपर लिमिट मैंने आपको बताई है कैश ट्रांजैक्शन में, उनको ध्यान में रखोगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।